हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आइए आज हम लोग क्लास 9th के केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के बचे हुए टॉपिक को पूरा करते हैं। तो हम लोग जो है कहाँ तक क्लियर कर लिए थे? द्रव तक क्लियर कर लिए थे। नेक्स्ट टॉपिक अब हमारा किसके बारे में आता है? गैस के बारे में आता है। चलो, ये गैस गैस किनको बोलेंगे? करें कि वह पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। आपको पता होगा कि गैस जो है न तो इसका आकार और न ही आयतन, दोनों अनिश्चित होते हैं। गैस के क्या क्या प्रॉपर्टीज है, गुणधर्म है? गैस के गुणधर्म के बारे में देख लेते हैं। इसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। इसके घनत्व निम्न होते हैं। इसमें जो इन अंतर आणविक स्थान होते हैं वो सबसे अधिक होता है। आपको पता है कि गैसों के कण काफ़ी दूर दूर होते हैं, इसलिए इसमें अंतर आणविक स्थान बहुत ज़्यादा होता है। इसमें अंतर आणविक आकर्षण बल सबसे कम होता है। आपको पता होगा कि गैसों के कण दूर होते हैं, यही कारण है कि उसमें अंतर आणविक आकर्षण बल जो होगा वह सबसे कम होगा। नेक्स्ट जो है, इनके कण अस्थिर होते हैं। आपको बेसिकली पता होगा कि जो भी पदार्थ है उसके कण निरंतर गतिशील होते हैं, और गैस के तो कण काफ़ी दूर होते हैं, जिसके कारण इसमें सबसे ज़्यादा मूविंग होता है, और यही कह रहा है कि इसके कण अस्थिर होते हैं। इनके कणों की गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होता है। आपको पता होगा कि ऑब्वियसली इसमें जैसे ही इनके कणों के बीच गति अधिक होगा तो स्वाभाविक है कि कणों की जो गतिज ऊर्जा होगी वह अधिक होगी। ये संपीड्य होते हैं, यानी आप इसको जो है ना दबा सकते हैं। इसमें बहाव होता है, बहने का गुण होता है। आपको पता है कि गैस जो है वे बहते हैं। इसका द्रवणांक और क्वथनांक निम्न होते हैं, यानी गैसों के जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो काफ़ी लो होते हैं। इनमें प्रसरण सर्वाधिक होता है। आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा जो प्रसरण होता है वो गैस में ही होता है। ठीक है, तो ये गैसों के गुणधर्म थे, प्रॉपर्टीज ऑफ गैस थे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में देखते हैं। क्या क्या है कुछ महत्वपूर्ण बिंदु? सबसे पहले हम प्रेशर को समझते हैं। यह दाब क्या है? दाब कह रहा है कि किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। कोई सरफेस है, इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा ऊपर से, तो वही कह रहा है कि एकांक सतह पर लगने वाले बल को हम लोग दाब कहते हैं। और आपको पता होगा कि दाब का जो एसआई यूनिट होता है वह न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। दाब का एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसको पास्कल कहते हैं। ठीक है, आपको पता हो गया कि दाब का एसआई मात्रक पास्कल या फिर न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। अब आता है कि यह एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, वायुमंडलीय दाब क्या है। यानी वायुमंडलीय दाब क्या है? आपको पता होगा कि वायुमंडलीय दाब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वायु द्वारा लगाया गया दाब को हम लोग देखते हैं कि हम जहाँ बैठे हैं हमारे चारों ओर हवा है, हवा के इस आवरण को वायुमंडल कहते हैं, और वह हमारे ऊपर दाब लगा रहे हैं, तो वही वायु द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। ठीक है, और एक वायुमंडलीय दाब जो होता है, इसको आप याद रखेंगे, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो 1.101 इंटू 10⁵ पास्कल होता है। तो 1 वायुमंडलीय दाब इज इक्वल 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल होता है। तो अब पता हो गया होगा आपको कि वायु द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। अब देखिए, गैस में भी दाब होता है भाई। तो बर्तन को की दीवारों के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर गैस के कणों द्वारा आरोपित बल गैस का दाब कहलाता है। आप देखिए, आप जिस बर्तन में गैस को रखेंगे ना, उस बर्तन के ऊपर जो है ना ये गैस दाब डालती है। जैसे आप देखेंगे एलपीजी सिलेंडर में आप एलपीजी को भराते हैं, तो उसमें क्या होता है, तो वो गैस जो है उस सिलेंडर के ऊपर एक दाब लगा रहा है, और उसी दाब को हम लोग गैसों का दाब कहते हैं। अब है कि द्रवों का दाब, प्रेशर ऑफ लिक्विड, द्रव भी उस बर्तन पर दाब डालते हैं। तो कह रहा है कि बर्तन की दीवारों के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर द्रवों के कण द्वारा लगाए गए द्वारा आरोपित बल द्रवों का दाब कहलाता है। अगर मान लीजिए कोई बर्तन है, उसमें आप लिक्विड द्रव को रखे हैं, तो वह द्रव जो उस बर्तन के ऊपर जो दाब लगा रहा है तो वह द्रव का दाब हुआ। चाहे तो आप इसको एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा भी कर सकते हैं। किसी बर्तन में आप पानी को ले लें और बराबर मात्रा पर चारों तरफ उसमें छेद कर दें और बर्तन को पानी से भर दें। जब आप देखेंगे कि सभी जो होल है, छेद है, सभी से बराबर मात्रा में पानी निकल रहा है, इसका अर्थ यह हुआ कि बर्तन, जिस बर्तन में द्रव को रख रहे हैं वह द्रव उस बर्तन के ऊपर दाब डाल रहा है, और उसी को हम लोग जो है द्रव का दाब को लेंगे। नेक्स्ट जो है,
नेक्स्ट आपका है लेटेंट हीट, गुप्त उष्मा। ये गुप्त उष्मा क्या है? कह रहा है कि पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए उष्मा की आवश्यकता होती है और इसी उष्मा को पदार्थ की गुप्त उष्मा कहते हैं। आपको पता होगा कि जब आप चेंज ऑफ स्टेट करते हैं, अवस्था में परिवर्तन करते हैं, तो अवस्था में परिवर्तन के लिए क्या चाहिए? उष्मा की आवश्यकता होती है। जब भी एक इस अवस्था से सॉलिड से लिक्विड में या लिक्विड से गैस में आप चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या चाहिए? ताप चाहिए, हीट चाहिए। तो उसी को हम लोग गुप्त उष्मा कहते हैं और इसको जूल पर केजी या कैलोरी पर ग्राम में मापा जाता है लेटेंट हीट को, गुप्त उष्मा। चलिए अब पहले सबसे पढ़ते हैं कि ये जनरली जो है ना गुप्त उष्मा जो है वो क्या है। यह है दो, एक है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, गलन की गुप्त उष्मा के बारे में पढ़ते हैं। गलन की गुप्त उष्मा क्या है? पहले गलन की गुप्त उष्मा को देख लिया जाए। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है? करें नियत ताप पर ठोस के एकांक द्रव्यमान को द्रव में बदलने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को ठोस की गलन का गुप्त उष्मा कहते हैं। एक नियत टेम्परेचर पर, निश्चित ताप पर ठोस के एकांक द्रव्यमान को द्रव में बदलने के लिए कह रहे कि जब जिस ताप पर किसी ठोस को द्रव में बदला जाता है यानी उस वह जितना उसमें हीट लग रहा है ठोस को द्रव में कन्वर्ट करने के लिए, बदलने के लिए, ठोस को द्रव में ले जाने के लिए, तो वह क्या कहलाएगा? वह गलन की गुप्त उष्मा कहलाएगा। और फिर वाष्पन की गुप्त उष्मा क्या है? कह रहे कि नियत ताप पर द्रव के एकांक द्रव्यमान को वाष्प में, यानी कोई द्रव है, एक फिक्स्ड टेम्परेचर पर द्रव को गैस में बदलना है, द्रव को वाष्प में बदलना है, उसके लिए जो हम लोगों को उष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसी को हम लोग वाष्पन की गुप्त उष्मा कहते हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट जो है आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका विशिष्ट गुप्त उष्मा, स्पेसिफिक लेटेंट हीट। विशिष्ट गुप्त उष्मा क्या है? कर एक निश्चित ताप पर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन लाने के लिए उसकी इकाई मात्रा द्वारा अवशोषित या उत्सर्जित उष्मा की मात्रा को विशिष्ट गुप्त उष्मा कहते हैं। यानी कोई भी एक निश्चित एक फिक्स टेम्परेचर पर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन लाने के लिए उसकी इकाई मात्रा द्वारा अवशोषित या उत्सर्जित उष्मा ही विशिष्ट उष्मा है। अब देखते हैं चेंज इन स्टेट कैसे होता है, पदार्थों में परिवर्तन कैसे कैसे आप कर सकते हैं। ठोस से आप द्रव में जा सकते हैं, द्रव से गैस में जा सकते हैं, गैस से द्रव हो सकते हैं, द्रव से ठोस हो सकते हैं। यह सब परिवर्तन किसके द्वारा होता है? जैसे आप ठोस से द्रव में जाएंगे उसको गलन कहेंगे, द्रव से गैस में जाएंगे उसको वाष्पन बोलेंगे, गैस से द्रव में आएंगे उसको संघनन कहेंगे और फिर द्रव से ठोस में आएंगे उसको हिमीकरण या जमना बोलेंगे। लेकिन जब आप ठोस से डायरेक्ट गैस में जा रहे हैं तो वो ऊर्ध्वापातन कहलाएगा और गैस से जब आप डायरेक्ट ठोस में आ रहे हैं उसको निक्षेपण करते हैं। चलिए बारी बारी से सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग सब्लिमेशन को पढ़ते हैं, ऊर्ध्वापातन को पढ़ते हैं। या सब्लिमेशन क्या है, ऊर्ध्वापातन क्या है? यानी ऊर्ध्वापातन जो है, सब्लिमेशन अभी बताए, वह प्रक्रिया जिसमें किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाती है, उनको हम लोग सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वापातन बोलेंगे। यानी वह प्रक्रिया जिसमें किसी ठोस को आप गर्म करेंगे तो वह डायरेक्ट जो है गैस में ही बदल जाता है, वह ऊर्ध्वापातन कहलाता है। जैसे अमोनियम क्लोराइड हो गया, आयोडीन, कपूर, नेफ्थलीन, शुष्क बर्फ, ये सब ऊर्ध्वापातन का उदाहरण है। डायरेक्ट एकदम आप उसको उस ठोस को हीट करें, गर्म करें और वह गैस में बदल जाएगा, द्रव में नहीं बदलेगा, द्रव में बदले बिना गैस में चला जाता है, उसको ऊर्ध्वापातन कहते हैं। उसके बाद है डिपोजिट, निक्षेपण किया है, निक्षेपण को समझते हैं। करें कि वह प्रक्रिया जिसमें वाष्प पदार्थ को सीधे किस में बदला जाता है, यानी ठोस में बदला जाता है। कोई गैसियस फॉर्म में है, वेपोराइजेशन फॉर्म में है और उसको जब डायरेक्ट सॉलिड में बदला जाता है तो उसको निक्षेपण कहते हैं। जैसे ड्राई CO2, शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड, शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राई आइस के नाम से जानते हैं। ड्राई आइस डायरेक्ट जो है ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। आगे है कंडेंसेशन, संघनन। संघनन क्या है? कह रहे कि वह प्रक्रिया जिसमें वाष्प पदार्थ को द्रव में बदला जाता है। जब आप पानी को गर्म करते हैं, पानी भाप बन जाता है और उस भाप को जब आप फिर ठंडा कर लेते हैं तो द्रव में बदल लेते हैं, तो वही कंडेंसेशन कहलाता है। तो यानी हम कह सकते हैं वह प्रक्रिया जिसमें वाष्प पदार्थ को द्रव में बदला जाता है, संघनन कहलाता है। नेक्स्ट है वाष्पन, इवोपरेशन। कह रहे कि वह प्रक्रिया जिसमें द्रव पदार्थ को वाष्प में बदलते हैं, किसके द्वारा? गर्म करके। जैसे ही पानी को आप गर्म करेंगे वह भाप में बनने लगेगा, इस प्रक्रिया को हम लोग वाष्पन कहते हैं, इवोपरेशन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका
अब यहाँ देखिए एक मेन टॉपिक आ जाता है वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर इफेक्टिंग इवेपोरेशन। कौन कौन ऐसा फैक्टर है जो वाष्पीकरण को प्रभावित करते हैं? पहला है द्रव की प्रकृति, यानी इसका अर्थ यह हुआ कि द्रव का क्वथनांक जितना कम होगा उसका वाष्पन उतनी ही तेजी से होता है। यानी जितना क्वथनांक कम होगा उसका वाष्पन उतनी तेजी से होता है। जैसे आप देखेंगे ईथर का जो क्वथनांक है वो कितना है, 34 डिग्री सेल्सियस है, और जल का क्वथनांक कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो बताइए ईथर का क्वथनांक कम है, ये आसानी से बहुत तेज़ी से वाष्प हो जाएगा, जबकि पानी को थोड़ा सा लंबा गर्म करना पड़ेगा। जब तक कि उसका टेम्परेचर 100 डिग्री नहीं हो जाता है तब तक वह वाष्प नहीं होगा। तो वही कह रहा है कि द्रव की प्रकृति के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा द्रव का ताप, कह रहा है जिस द्रव का ताप जितना ही अधिक होगा वह उतनी ही तीव्रता से वाष्प बनेगा। फिर तीसरा है द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल, द्रव की सतह का क्षेत्रफल जितना ही अधिक रहेगा, आपको पता होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल, सतह अगर अधिक होगा, सरफेस ज़्यादा होगा तो वाष्पन की प्रक्रिया अधिक होगा। यही कारण है कि हम लोग कप की अपेक्षा प्लेट में चाय जल्दी पी लेते हैं। कप का सतही क्षेत्रफल कम होता है जबकि प्लेट का सतही क्षेत्रफल ज़्यादा होता है। यही कारण है कि प्लेट में वाष्पन की दर ज़्यादा होती है और चाय आसानी से ठंडा हो जाता है और हम लोग पी लेते हैं। तो आपको पता हो गया कि द्रव के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। आ गया वायु का वेग, यानी वायु का वेग अगर अधिक रहता है तो वाष्पन की प्रक्रिया उसमें बहुत तेज़ी से होगी, और वायु का वेग कम है तो वाष्पन की प्रक्रिया थोड़ा स्लो प्रोसेस में होगा। और नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, यानी आर्द्र वायु में वाष्पन का दर सबसे कम होगा। आप देखे होंगे ठंडी के दिनों में वायु आर्द्र होती है, और आर्द्र होने के कारण ठंडी के दिनों में कपड़े आसानी से नहीं सूखते हैं क्योंकि उसमें वाष्पन की प्रक्रिया बहुत कम होती है। तो यह सब फैक्टर था जो जिसमें वाष्पन की दर को प्रभावित करता है। द्रव की प्रकृति, द्रव का ताप, पृष्ठीय क्षेत्रफल, वायु का वेग और आर्द्रता। अब यहाँ से 2-3 चीज़ें आया कि आर्द्रता क्या है, ह्यूमिडिटी क्या है। तो आपको पता होगा कि वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। वायु में जो उपस्थित जलवाष्प है वही उसी को ह्यूमिडिटी कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। और याद रखिएगा आर्द्रता मापने वाले यंत्र को हाइग्रोमीटर कहते हैं। एक डिवाइस है जो ह्यूमिडिटी को मेजरिंग करता है, मापता है, उसको हाइग्रोमीटर कहते हैं। अब हिमीकरण क्या है या जमना क्या है, फ्रीजिंग क्या है, कर वह प्रक्रिया जिसमें कोई द्रव पदार्थ ठोस में परिवर्तित होता है। यानी कोई द्रव अगर ठोस में बदल जाती है तो उसी प्रक्रिया को हम लोग हिमीकरण कहते हैं, फ्रीजिंग कहते हैं। जिस तरह से आपके पास रेफ्रिजरेटर है, फ्रीज है, उसमें पानी को रख देते हो और वह कुछ देर के बाद जो है धीरे धीरे पानी से बर्फ़ में जम जाती है, तो उसी प्रक्रिया को हिमीकरण कहते हैं। नेक्स्ट है मेल्टिंग, गलन क्या है, कर वह प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है, उसको संगलन या गलन कहते हैं। आप देखे होंगे कि बर्फ़ जो है जब उसको रूम टेम्परेचर पर लाते हैं तो वह धीरे धीरे पिघलने लगता है और पिघल करके पानी बन जाता है। तो जब कोई ठोस द्रव बन जाता है तो उसी को हम लोग गलन या संगलन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ से नीचे आते हैं, एक है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट जो है यानी कि आपका जिस ताप पर कोई ठोस पिघलने लगता है उसको हम लोग जो है द्रव का मेल्टिंग पॉइंट, जिस ताप पर कोई ठोस क्या होता है पिघलने लगता है उसको मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। जिस तरह से आप देखे होंगे 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़ पिघलने लगता है तो बर्फ़ का मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस। हिमांक है फ्रीजिंग पॉइंट, कह रहा है जिस निश्चित ताप पर कोई ठोस जमने लगता है उसको फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। आप देखे होंगे जब पानी का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है तो पानी बर्फ़ बनने लगता है, जमने लगता है। तो पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस है। 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी बर्फ़ बनने लगता है तो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस हुआ। फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दरअसल में अलग अलग पदार्थ की अवस्था की सहमी होती है। क्वथनांक के बारे में पढ़ते हैं, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। कह रहा है जिस निश्चित ताप पर कोई द्रव उबलने लगता है, कह रहा है जिस ताप पर कोई द्रव उबलने लगेगा वह उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। आपको पता होगा कि पानी को जब आप गर्म करते हैं तो वह 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है, तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। नेक्स्ट कंडेंसेशन के बारे में आता है, संघनन बिंदु। कह रहा है जिस निश्चित ताप पर कोई वाष्प द्रव में बदल जाता है तो उसको हम लोग संघनन बिंदु बोलते हैं। कुछ नोट में लिखे हैं कि मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट लगभग एक ही होता है, जबकि बॉइलिंग पॉइंट और कंडेंसेशन पॉइंट जो है वह एक होता है। ठीक है, ये तो बता ही चुके हैं। नेक्स्ट है क्वथनांक को प्रभावित करने वाला कारक। कौन कौन सा कारक है जो क्वथनांक को प्रभावित करेगा, तो वह है वायुमंडल का दाब अधिक रहने पर, जैसे प्रेशर अधिक होगा क्वथनांक बढ़ेगा, और अशुद्धि द्रव में और अशुद्धि रहने पर क्वथनांक उसका बढ़ जाएगा।
आपको पीछे पता होगा कि पदार्थ के जो है ना टोटल ऑलरेडी हम लोग तो उधर ठोस द्रव गैस के अलावा क्या क्या है, चौथी प्लाज्मा है और पांचवी बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट है। तो थोड़ा सा पदार्थ के चौथी अवस्था के बारे में पढ़ लेते हैं। जो चौथी अवस्था क्या होता है, प्लाज्मा। कर इस अवस्था में कण अत्यधिक ऊर्जा वाले और अत्यधिक उत्तेजित होते हैं। चौथी अवस्था जो प्लाज्मा है उसके जो पार्टिकल्स है काफ़ी एनर्जेटिक होते हैं और वे काफ़ी एकदम मूविंग होता है। ये कण आयनीकृत गैस के रूप में रहता है। चौथा जो आयन के रूप में रहते हैं, आयनीकृत गैस के रूप में। फ्लोरेसेंट ट्यूब हो गया और नियॉन बल्ब में प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा के कारण ही सूर्य और तारे में भी चमक होता है, याद रखिएगा। और उच्च तापमान के कारण ही तारों में प्लाज्मा बनता है। हाई टेम्परेचर के कारण ही तारों में प्लाज्मा बन पाता है। और नेक्स्ट जो है पदार्थ की जो पांचवी अवस्था है वह है बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट, यानी BEC शॉर्ट में उसको हम लोग कह सकते हैं। भारत के प्राचीन दार्शनिक ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया गया था, आपको पता होगा, जिसको हम लोग पंचभूत कहते हैं। और वो पंच तत्व कौन कौन है, वो है वायु है, पृथ्वी है, अग्नि है, जल और आकाश है। यह भारतीय दार्शनिक ने इसको बांटा गया था। और कुछ एक दो चीज़ें हैं आपको यहाँ बता देते हैं। LPG है, LPG का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसको द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस कहते हैं। और CNG हो गया कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहते हैं। ये LPG और CNG का फुल फॉर्म हो गया। घरों में खाना बनाने में और अस्पताल में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में LPG होता है, आपको पता है। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रख लीजिएगा। वाहनों में ईंधन के रूप में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, CNG का प्रयोग करते हैं। और आपको पता होगा कि तापमान का SI मात्रक क्या होता है, तापमान का जो SI मात्रक है वह केल्विन होता है। और ये भी चीज़ें आप याद ध्यान में रखिएगा कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जो केल्विन पैमाना होता है 273 होता है। और एक दो चीज़ें नोट में लिख दिया है कि अगर आपको केल्विन से सेल्सियस में बदलना है तो 273 घटा दीजिएगा, और सेल्सियस से केल्विन में जाना है तो 273 जोड़ दीजिएगा। जैसे 37 डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं, इसको केल्विन में लाना है तो 273 रेट करेंगे तो 310 केल्विन हो गया। 573 केल्विन है तो उसको डिग्री सेल्सियस में लाना है, 273 घटा देंगे, 300 डिग्री सेल्सियस हो गया। आई होप आप समझ गए होंगे। फिर है केल्विन में व्यक्त ताप को परम ताप कहते हैं। जो भी केल्विन में है उसको परम ताप बोलेंगे। और 0 डिग्री केल्विन जो होता है -273 डिग्री सेल्सियस, यही एब्सोल्यूट जीरो है। इसी को परम शून्य बोलते हैं, क्योंकि किसी वस्तु का ताप जो है ना इससे कम नहीं हो सकता है। -273 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो सकता है। चलिए कुछ फार्मूलाज दे दिए हैं। यह फार्मूला आपको अगर केल्विन से डिग्री सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस से केल्विन में अगर आपको जाना है तो इस फार्मूला को याद कर लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ अलग अलग भी दे दी है। डिग्री सेल्सियस के लिए 5/9 इंटू फ़ारेनहाइट -32, फ़ारेनहाइट इज इक्वल 9/5 डिग्री सेल्सियस +32। इन दोनों के द्वारा आप चेंज कर सकते हैं। इस फार्मूला को याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है कुछ मेन टॉपिक्स है कि जो आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जानते हैं, तो ये ड्राई आइस के नाम से जानते हैं, शुष्क बर्फ के नाम से जानते हैं। तो आपको पता हो गया कि शुष्क बर्फ के नाम से किसको जानते हैं, ठोस CO2 को। नेक्स्ट है कि वाष्पन की प्रक्रिया से क्या उत्पन्न होती है। आपको पता होगा कि जब भी वाष्पन की प्रक्रिया होती है तो वाष्पन की प्रक्रिया से ठंडक उत्पन्न होती है। यही कारण है कि आप जब गर्मी के दिनों में घर से बाहर निकलते हैं, सूती कपड़ा पहनते हैं, तो जब आपका शरीर के से जो पसीना निकलते हैं वह सूती कपड़ा उस पसीने को अवशोषित कर लेता है और कुछ देर के बाद हमको ठंडक का आभास होती है। नाखून पॉलिश को हटाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, एसीटोन का। अगर आप नेल पॉलिश रिमूवर का नाम सुने होंगे, उसको हटाने के लिए किसका यूज करते हैं, दरअसल में एसीटोन का यूज करते हैं। आपको पता होगा कि यह जो इत्र का गंध जो है ना बहुत दूर तक फैलता है, किसके कारण, इत्र हो गया या कोई खाना बन रहा है उसका एकदम सेंट दूर तक पहुंच जाता है, तो उसका क्या कारण है, प्रसरण है। प्रसरण के कारण बहुत दूर तक पहुंच जाता है। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि बर्फ का टुकड़ा जल की सतह पर तैरता रहता है, ऐसा क्यों, क्योंकि बर्फ जो है ना वह जल से हल्का होता है। बर्फ जल से हल्का होने के कारण बर्फ जल के सतह पर तैरने लगते हैं। नेक्स्ट है गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होगा। आपको पता होगा कि जैसे ही आप गैस को गर्म करेंगे तो उसका आयतन जो होगा वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है कि काली वस्तु जो है ऊष्मा का अधिक अवशोषक है तथा सफ़ेद वस्तु ऊष्मा का कम अवशोषक है। यही कारण है कि गर्मी के दिनों में सफ़ेद या सूती कपड़ा पहनते हैं। देखो काली वस्तु जो होते हैं ऊष्मा का अधिक अवशोषक होता है, जिसके कारण आपको ज़्यादा गर्मी लग सकता है, और सफ़ेद वस्तु जो होता है उस वक्त कम होता है। और यही रीज़न है कि हम लोग सूती कपड़ा का प्रयोग करते हैं। और सूती कपड़ा जो है ना वो हमारे पसीने को अवशोषित कर भी लेता है।
पानी का क्वथनांक कितना होता है? अभी बताए 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलेगा, जबकि बर्फ का गलनांक कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट है, उबलते हुए जल की अपेक्षा भाप से जलना खतरनाक होता है। याद रखिएगा, क्योंकि उबलते जल से की अपेक्षा भाप से जलना ज़्यादा खतरनाक होता है कि जो उसमें गुप्त ऊष्मा है भाप में, वह ज़्यादा होता है। यही कारण है कि भाप से जलना बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब 1 एटीएम होता है, और इसे सामान्य, देखो समुद्र की सतह पर जब आप वायुमंडलीय दाब को मापेंगे उसको एटीएम बोलेंगे, 1 एटीएम बोलेंगे। 1 एटमॉस्फेयर होगा, यानी उसको हम लोग सामान्य दाब भी कहते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर बोलेंगे। कह रहे कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। याद रखिएगा कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। देखिए बर्फ जो है, आपको पता है कि बर्फ के कण टाइटली पैक्ड सॉलिड अवस्था में आता है, जबकि जल जो है वो लिक्विड स्टेट में है। तो यही कारण है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जल के कणों की गतिज ऊर्जा अधिक होगी। किसका? 0 डिग्री तापमान पर बर्फ की तुलना में। ताप ताप बढ़ने ताप बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा क्या होती है? बढ़ती है। आपको पता होगा कि जैसे ही आप किसी में ताप को इंक्रीज करेंगे तो उसके जो कनेटिक एनर्जी है, कणों की जो गतिज ऊर्जा है, उसमें मूविंग ज़्यादा होगा। तो ताप बढ़ाएंगे तो गतिज ऊर्जा स्वाभाविक है बढ़ेगी। आर्द्र वायु में गीले कपड़े विलंब से सूखते हैं। आपको पता होगा कि आर्द्र वायु ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने के कारण कपड़े आसानी से नहीं सूखेंगे, क्योंकि उसमें क्योंकि आपको अभी ऊपर बताया कि आर्द्र वायु में वाष्पन की दर कम होती है। वाष्पन की दर कम होने से के कारण गीले कपड़े विलंब से सूखते हैं। नेक्स्ट है, पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखने वाले बल को अंतर आणविक बल कहते हैं। आपको पता है जितने भी मैटर है उसको टाइटली पैक करके बांध कर रखने वाले बल को हम लोग अंतराण्विक आकर्षण बल कहते हैं। और यह सबसे ज़्यादा किस में होता है? सॉलिड में होते हैं, क्योंकि सॉलिड के जो कण होते हैं वह टाइटली पैक्ड होते हैं, काफ़ी एकदम एक दूसरे से सटे होते हैं। इसमें जो है ना अंतराण्विक स्थान नहीं के बराबर होता है। यही कारण है कि सॉलिड में अंतराण्विक बल सबसे अधिक होगा। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये वीडियो आपको? यह था नेक्स्ट छुटा हुआ पॉइंट जो आपको इस वीडियो में कवर कर दिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए।